कामयाबी की कोई एक निश्चित परिभाषा मुश्किल है। जो किसी की नजर में कामयाब है तो वह किसी और की नजर में व्यर्थ भी हो सकता है। असली कामयाबी तो वह है जिसका लाभ समग्र समाज को मिले। नारी उत्थान के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले से लेकर वर्तमान दौर तक इस दिशा में महिला शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच के बैनर तले साक्षर से शिक्षित की ओर अभियान के तहत ऐसे ही पिछड़ी बस्तियों के बच्चों और महिलाओं को शिक्षित करने के अभियान में जुटी संगमित्रा जी हमारी आज की मेहमान है, जो एक बड़े उद्देश्य को लेकर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में आज उनसे ही महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान को लेकर बातचीत करेंगे। हम अपने स्टूडियो में संगमित्रा जी का स्वागत करते हैं और करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू। जी संगमित्रा जी, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस विषय के लिए मुझे चुना। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मैं बिलासपुर में ही मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिता श्री नरेंद्र कुमार रामटेके, जो कि एक पूर्व पार्षद भी हैं, और वो उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो शुरू से ही, राजनीति तो बाद में उन्होंने चुना, शुरू से वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते रहे। तो बचपन से ही घर में समाज के प्रति जो लगन थी कि कुछ करने की, वो हमें घर के माहौल से ही प्राप्त हो गई थी। इसलिए अचानक या अनायास ही नहीं कहा जा सकता कि मेरा इस फील्ड में आना हुआ। तो उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर अंबेडकर भीमराव स्कूल में हुई, जो आज स्वामी आत्मानंद हो चुका है। और उसके बाद मैंने बर्जेस हिंदी मीडियम में अपनी मिडिल और हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद चूँकि घर से पास डिग्री कॉलेज था, उस समय अभी बिलासा कॉलेज हो चुका है, तो उस समय गर्ल्स डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ से मैंने स्नातकोत्तर MA राजनीति शास्त्र किया और फिर लॉ की भी मेरी पढ़ाई कौशलेंद्र महाविद्यालय से हुई। और फिर मैंने सोशलॉजी में भी MA किया। और फिर जब मैं MA कर रही थी उसी वर्ष, चूँकि मैंने पूर्व में ही कहा था कि मेरे पिताजी पार्षद रहे थे, तो जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो निर्दलीय थे, और उसके बाद 5 साल के बाद हमारा वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया। तो अब हमारे घर में मेरी माताजी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। तो ये हुआ कि वार्ड के लोगों ने कहा कि भैया आप अपनी गुड़िया को, जो कि पढ़ी लिखी है, और उस समय मैं पढ़ाई MA प्रीवियस में ही थी और मेरा सब्जेक्ट भी राजनीति में ही था, चूँकि रुचि होने के कारण, तो सब लोगों ने सहयोग किया और मुझ पर भरोसा दिखाया। और इस तरह मैंने भी पार्षद चुनाव के लिए नामांकन किया और सभी के लोगों के और बड़ों के आशीर्वाद से मैंने वो चुनाव जीता। और फिर उसके बाद मैंने लॉ की पढ़ाई की और प्रैक्टिस कुछ समय के लिए की। फिर मेरा थोड़ी सी रुचि हमारे सिविल सेवा की ओर हुई। तो मैंने PSC की तैयारी शुरू की और प्री क्लियर किया, मेंस की भी। पर उसी समय जब पार्षद का कार्यकाल ख़त्म होने आया, तो अब चूँकि सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, पारिवारिक होते हैं, तो शादी की बात उठी और मैं 2007 में मेरा विवाह, यहाँ बिलासपुर के ही निवासी हैं आयुष्मान हरीश वाहने जी, उनके सुपुत्र अजय कुमार वाहने जी से मेरा विवाह 2007 में संपन्न हुआ। और चूँकि थोड़ा सा मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में जो काम के जिम्मेदारियों को बांटने का हमारा जो तरीका होता है, शायद मैं उसमें सफल नहीं हो पाई और मेरा मेंस नहीं निकल पाया। फिर मैंने, पर उसका लाभ ये हुआ कि मुझे उस ज्ञान का आधार पर मैंने एक कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा निकाली, पटवारी की परीक्षा निकाली। और चूँकि उसी समय फिर मुझे मातृत्व लाभ, एक पुत्री की प्राप्ति हुई, तो मैं उस चीज़ को ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि छोटी बच्ची को छोड़कर जाना मुश्किल था थोड़ा, क्योंकि 1-1 साल की ट्रेनिंग थी। फिर भी मैंने प्रयास किया और उसी समय
शासन के द्वारा शिक्षा कर्मी की पोस्ट निकली 2008 में, और उसमें फिर मैंने पार्टिसिपेट किया और सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला में आज मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपको कहीं ना कहीं हर फील्ड का नॉलेज है, क्योंकि आप लॉ भी किए हैं, फिर पॉलिटिक्स का भी थोड़ा है, फिर सिविल में। अच्छा, आप कभी सोची नहीं कि एक बार और पीएससी के लिए ट्राई करूँ? मैं बहुत मेरी इच्छा, आपको सच बताऊँ तो इच्छा अभी भी मुझे बहुत होती है कि वो एक ऐसा जरिया है कि जिसमें आप का दायरा, काम करने का दायरा बढ़ जाता है और आपको इतने अधिकार मिलते हैं कि आप एक तो आर्थिक रूप से आप संपन्न होते हैं और आपको जो अप्रोच होने वाला पावर है वो लोगों की मदद के लिए बहुत फ़ायदा करता है। जहाँ तक अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे अभी भी, पर वो शायद मलाल अभी तक अंत तक रहेगा ही, ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं या अनुभव रहा जो आप शिक्षा और समाज कार्य की ओर आगे बढ़ी? ऐसा मतलब क्या था जो आपको प्रेरित किया? क्योंकि देखिए, मैंने पूर्व में कहा कि मेरे पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी सोच जो रही है वो लोगों की भलाई के लिए ही हमने उनको कार्य करते देखा है। और हमारा जो एरिया है, मगरपारा, तालापारा, आप जानती कि वो स्लम एरिया के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर शिक्षा का माहौल नहीं के बराबर था जब हम थे। तो उस समय हमारे पिताजी और हमारे समाज के जो भैया लोग हैं, जिन्हें हम भाऊ कहते हैं, उनमें से बहुत लोगों ने, एक लाइब्रेरी है वहाँ पर, अभी तो उस लाइब्रेरी का स्वरूप बदल गया है, तो वहाँ हमारे पिताजी लोग बच्चों को जोड़कर उन्हें शिक्षा देते थे। फिर उनको देखकर हमारे जो बड़े सीनियर हैं उन्होंने ये काम को किया, तो हालांकि वो लगातार नहीं चलते गया, पर वो बीच बीच में उन्होंने क्लासेस लगाने की, तो वो जो हम देखते थे और उसका जो हमको लाभ मिलता था, तो वो हमारे मन में ये बात करती गई कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर चूँकि मैं बाय प्रोफेशन शिक्षक हूँ, तो फिर मेरे लिए ये कार्य और भी सरल हो गया कि मैंने फिर, जब मुझे लगा कि मैं तो वहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरी ज़रूरत और भी, क्योंकि वहाँ मुझे पारिश्रमिक मिलता है, पर मेरे अंदर की जो खुशी होती कि मैं किसी को कुछ कर सकूँ, वहाँ उसी गांव के बच्चे पढ़ते हैं। पर जो यहाँ पर मैं रह चुकी हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे ज़रूरतमंद परिवार के बच्चे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा मंच है, डॉक्टर अम्बेडकर युवा मंच, और मुझे अपने मंच पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है कि हम उस संस्था के तहत हम लगभग बहुत सारे कार्यों को हमने सोच कर रखा है और उसे स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कर रहे हैं। तो हमने एक 2017 से हमने एक अभियान शुरू किया, साक्षर से शिक्षित की ओर, और उसके तहत हमने आसपास के जितने, चूँकि हमारा एरिया स्लम एरिया माना जाता है और नशे की गिरफ्त में आर्थिक जो कमजोरी है वो ज़्यादातर उन एरियाज़ में देखी गई है, तो वहाँ ट्यूशन की फ़ीस देना, जहाँ रोज़ मजदूरी करने वाले परिवार है वो उसमें से 200 रुपये, अगर 300 रुपये मजदूरी मिल रही है तो अपना घर चलाएंगे कि ट्यूशन की फ़ीस। और आज तो कोचिंग संस्थानों और ट्यूशन की फ़ीस इतनी महंगी कि इंसान उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा ध्यान उस ओर गया कि हम कैसे इन बच्चों को, तो हमने प्रयास किया कि हम उन बच्चों, फिर हमने फॉर्म छपवाया और उन बच्चों को, जो नीडी बच्चे थे, ज़रूरतमंद बच्चे थे, हमने उनको संपर्क किया। हमने इसके लिए व्यापक तौर पर वो किया, मीटिंग की कि हम कैसे इस चीज़ को, फिर हमने तीसरी क्लास से, जहाँ से बेस शुरू होता है, वहाँ से हमने फिर क्लासेस लगाना शुरू की। तो साक्षर से शिक्षित की और अभियान, अब चूँकि मैं टीचर थी तो वहाँ भी पढ़ाना और घर आकर पढ़ाना, तो ये मुझे लगता है कि मैं जो जिस फील्ड में हूँ तो वो काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ, इसलिए मैं वहाँ भी, चूँकि वहाँ पारिश्रमिक मिलता है, पर खुशी मुझे सबसे ज़्यादा ये होती कि यदि मैं किसी एक बच्चे को भी, मान लीजिए यदि बच्चा नंबर ना भी लाए, पर उसे हम संस्कार तो दे पा रहे हैं
कि हमें कैसे रहना है, कैसे बात करना है, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपके बाल कैसे कर, एक सभ्यता जो संस्कृति का जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हो सके। अच्छा, बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया अम्बेडकर युवा मंच और साथ ही साक्षर से शिक्षित भी हो। जी जी। मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप शिक्षा और समाज को कैसे जोड़ती है? जैसे कि आप लोगों का मुहिम भी है साक्षर से शिक्षित हो, क्या आप लोग फ्री एजुकेशन देते हैं? मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हाँ जानना हाँ, चाहूँगी। जी जी जी। देखिए, शिक्षा और समाज को, है ना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति से करता हूँ। अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वो एक साथ 2 परिवारों को शिक्षित करती है ना, और परिवार की प्रथम शिक्षिका एक महिला ही होती है। तो हमारा जो अभियान है साक्षर से शिक्षित की ओर, बिल्कुल निशुल्क फ्री है, निशुल्क है एकदम। हम किसी तरह का कोई फीस नहीं लेते हैं बच्चों से, बल्कि अगर उन्हें ज़रूरत है तो हम बीच बीच में, हमारे कई ऐसे दानदाता हैं जो खुले मन से हमें मदद करते हैं, और हम इस अभियान को, हम उनके भी आभारी हैं और सदैव ऋणी रहेंगे कि वो इस मुहिम को चलाने में हमारा सहयोग करते हैं। हमारे सीनियर्स हैं, और ये हमारी एक अकेली की मुहिम नहीं, इसके पीछे बहुत लोगों ने हमें सहायता की है। तो उन सभी का मैं आज आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो हम जो बच्चे नीडी होते हैं, कई बच्चों की हमें स्कूल की फ़ीस, कई बच्चों के कॉलेज की फ़ीस, कई बच्चे जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो उनकी फ़ीस हम कोशिश करते हैं कि हम कर सकें, और बाकी हमारी 6:30 से 8 तक की क्लासेस निःशुल्क लगती हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि अगर महिला सशक्त है और महिला अगर शिक्षित तो समाज भी शिक्षित है और समाज भी सशक्त ही है। जी अगर जी। महिला शिक्षित है तो। जी, इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आप महिला जागरूकता के लिए या उससे रिलेटेड कोई अभियान कर रहे हैं? देखिए, मैं संविधान पर विश्वास करती हूँ कि संविधान में महिलाओं को जितने अधिकार दिए हैं उसके बाद से महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है, और ख़ासकर अभी के हाल में अगर हम देखते हैं तो हमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत सारे संविधान में कानून प्राप्त हैं। जैसे हम समानता का अधिकार ही लेते हैं, 614 में समानता का अधिकार है, तो समानता हम हर जगह, चाहे कार्यस्थल पर हो चाहे घर में हो, है ना, तो ये समानता का अधिकार है। फिर हमें शिक्षा, अभी 2009 में अनिवार्य स्कूली शिक्षा का, तो उसमें भी बालिकाओं के लिए फ्री है कि नहीं? कार्यस्थल पर आपको समान पारिश्रमिक वेतन दिया जाता है, और प्रसव, आपकी प्रसूति अवकाश में आपको, तो महिला, है ना, समान के घंटे तय हैं कि अगर आपकी कितने निर्धारित समय होना चाहिए, तो और आपको विशेष विवाह अधिनियम, उसमें जो है आप अपने मन से, इच्छा से, अगर किसी पुरुष के साथ नहीं रहना है तो आपको जबरन बाध्य नहीं किया जाता, जिसे डिवोर्स कहा जाता है। तो और विधवा विवाह संपन्न, अगर पहले ये था कि अगर विधवा हो गई है तो उसे जीवन भर उसी जिंदगी में जीना यातनादायक, उसी हाल में रहना पड़ता था, पर ये संविधान में इतने प्रावधान है कि आज आप सही मायने में सशक्त रूप से जीवन जी सकते हैं। ये तो आपने बता दिया संविधान के हिसाब से। जी जी। अब आप मेरे को ये बताइए कि तब की महिलाओं में और अब की महिलाओं में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव क्या देख रही हैं आप भारतीय महिलाओं में? अगर मैं एक पक्ष को लेकर देखूं जी। कि शिक्षा में, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रगति चारों ओर होती है। नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड, है कि नहीं? तो शिक्षा ही है जो आपको हर तरह की उन्नति की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा से आपके आर्थिक रास्ते खुलते हैं, आपको अधिकारों का जानकारी होती है, आपके कितने स्वास्थ्य लाभ हैं, कहाँ आपके लिए योजनाएं हैं, आपको वोट देने का अधिकार, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार, आपको 33, मतलब ये हर चीज़ें एक
ज़रूरत है हमें इन योजनाओं को, हम इन प्रयासों को वहाँ तक पहुँचाएं। जी, आप शहरी और ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं में क्या मुख्य अंतर समझती है और उसके लिए कुछ? बहुत अंतर है। देखिए मैं चूँकि मेरी सर्विस सुबह 9 बजे से निकलती हूँ और 5 बजे आती हूँ, तो चूँकि मेरा दायरा विस्तृत नहीं है, जहाँ तक मैं रहती हूँ वहीं के आसपास की जगह पर मैं कार्य करती हूँ, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में बहुत अंतर है अगर देखा जाए, क्योंकि शहरों में आपको आर्थिक समानता प्राप्त होती है, कार्य में आपको समानता प्राप्त है, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अतिशीघ्र मिलती हैं, आपके ऊपर कहना चाहिए कि न्यायिक जो सुविधाएं हैं वो आपको जल्दी प्राप्त होती है। पर शहरों में आपको कार्य के एवज में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जैसे घर में भी हम काम करते हैं या उसके लिए हमने मेड रखा है, पर गांव की महिलाओं को स्वयं काम करना पड़ता है और उन्हें सिर्फ ये कि काय करते घर में काम तक करते बस। मतलब ये जो एक भावना है महिलाओं के प्रति कि उन्होंने किया ही क्या, काम ही तो करती, घर में तो रहती हूँ। तो घर में रह के यदि पुरुष एक दिन उस जीवन को जिए तो उन्हें पता चलेगा कि घर में ही रहते तो हैं आप भी। इस जो लाइन का मतलब है वो शायद अच्छे से समझ पाएंगे। और उन्हें ना स्वास्थ्य की सुविधा उतनी आसानी से प्राप्त होती है और उन्हें भी जो कहना चाहिए कि जो पारिश्रमिक है, रेजाकुली में भी आप देखेंगे कि बहुत असमानता है पेमेंट के आधार पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और शिक्षा हर गांव में आपको जरूर नहीं कि कॉलेज मिले, आपको उसके लिए शिक्षा के लिए आपको शहर आना पड़ता है। हर 2-3 किलोमीटर में अभी गवर्नमेंट की योजना है कि प्राइमरी स्कूल, पर इंसान क्या या कोई भी बच्चा हो, मैं महिलाओं की ही नहीं बात कर रही हूँ, मैं सभी आम बच्चों की भी बात कर रही हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या सिर्फ प्राइमरी या मिडिल तक ही शिक्षा हमें दी जानी चाहिए? और मुझे तो ये भी लगता है कि हम जो ये हमारी शिक्षा नीति प्रणाली है, अभी तो बोर्ड चालू कर दी है गवर्नमेंट ने, पर ये कहना कि 8वीं तक की जो पास कर दिए जाते थे, कई बच्चों को अभी नाम लिखना नहीं आता और वो 8वीं पास हो जाते, पर वही बच्चे जब 9th में जाते हैं तो उन्हें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि वो एक पैराग्राफ क्या एक लाइन का उत्तर नहीं लिख पाते हैं। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या होगी अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम और आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं, गवर्नमेंट में पढ़ा लेते हैं, पर जो हमारे वंचित वर्ग के बच्चे हैं, हमारे जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया ग्रामीण महिलाएं और शहर की महिलाएं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप भी जब शादी करके आई तो क्या कुछ दिक्कतें फेस की थी आप, क्या सपोर्ट मिला था आपको आपकी फैमिली की तरफ से? ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा कि जो मेरे ससुर हैं हरीश महाने जी, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और वो समानता की विचार से प्रेरित है। तो मुझे ऐसा ससुराल पक्ष से तो कोई भी समस्या नहीं आई, बल्कि उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। अगर मैं किसी सामाजिक कार्यों में भी जाती हूँ, मुझे लेट भी हो जाता है, तो वो उस चीज़ों को समझते हैं कि वो इन कार्यों को कर रही है तो किसी न किसी की उसमें भलाई छिपी है। तो इसलिए मैं बहुत ही इस बात के लिए मैं अपने ससुराल के लिए बहुत आभारी हूँ। जी, बताएंगे कि महिलाओं के लिए क्या शिक्षा काफ़ी है उन्हें सशक्त बनाने के लिए, कितना प्रभावी है वो? देखिए, जो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं वो भी अपना जीवन यापन करती हैं। हम सशक्त का आकलन किन चीज़ों से करते हैं, मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगी कि सशक्तिकरण का अर्थ होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अपने लिए निर्णय ले सकना। आप अपने तरीके से अपने जीवन को ढाल सके, उसके अनुसार जी सके, नहीं है कि नहीं? तो इंडिपेंडेंट, इसके लिए शिक्षा जीवन में एक
आपको सोचने की दिशा देती है। पर हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर गांव की महिला जो अनपढ़ है वो आत्मनिर्भर नहीं। तो ये कहना कि शिक्षा के बिना बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, पर आत्मनिर्भरता के लिए ये हो सकता है कि उसे पारिश्रमिक कम मिले अगर शिक्षित नहीं है तो, या उसका शोषण हो शिक्षित नहीं, क्योंकि वो जानकारी नहीं है उन चीज़ों की। तो शिक्षा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है जीवन में, और आत्मनिर्भरता वो अलग चीज़ है। हम दोनों को एक नहीं कर सकते। हाँ, पर अगर जो शिक्षित व्यक्ति है वो नए ऊंचाइयों के नए आयाम को प्राप्त कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आज की शिक्षा प्रणाली महिलाओं के सशक्तिकरण में पर्याप्त योगदान दे रही है? देखिए, अगर हम डिग्री बेस्ड शिक्षा की बात करते हैं तो हम डिग्री MA BA कई लोग करके बैठ चुके थे हमारे समय में। अभी तो फिर भी बहुत सारी एजुकेशन में बदलाव आए हैं नई शिक्षा नीति के तहत भी। तो ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए शिक्षा जो है वो अभी हमारे बिलासपुर में ही महिलाओं में कोनी में जो एक वो है महिला ITI है, उसमें स्किल बेस्ड वो सिखाया जाता है कि अगर आप उन हुनर को प्राप्त कर लेते हैं तो किस तरह आप अपने जीवन को सफल बनाने में अग्रसर होते हैं, और छोटे छोटे जो समूह के माध्यम से अपने उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हैं, और जो लोग 10-12 लोगों का समूह बनाया जाता है, उसके तहत भी बहुत सारे लोन देने की प्रक्रिया अपने लघु उद्योग कुटीर उद्योग ये जो चालू करने की है वो बहुत ही सार्थक है। बिल्कुल जी, ये बताएंगे कि आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या कि कोई ऐसी महिला जो शिक्षा हो के अपने जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आई है, या उनके बदलाव हुआ होगा उनके जीवन में? मैं शत मेरा नमन है आई सावित्रीबाई फुले, जिन्हें हम सभी सावित्री आई कहते हैं। उनका योगदान शिक्षा के प्रति अगर आज हम पढ़े लिखे हैं, मैं समस्त महिलाओं को कहना चाहूँगी कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ की नींव आई सावित्री फुले ने डाली थी, जो कि 1848 पुणे में उन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोला था। तो उन्होंने स्वयं वो शिक्षित नहीं थी, उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले उन्होंने उनको शिक्षित किया, पढ़ाया, और एक उनके अंदर ये भावना विकसित की कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और क्योंकि शिक्षा के बिना मति, उनका कोटेशन भी है, अर्थ बिना मति गई शिक्षा, तो ये उन्होंने उस बात का एहसास दिलाया कि अगर महिला शिक्षित नहीं है तो उसका जीवन तो अंधकार में है, क्योंकि उस समय महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार। तो मेरी नज़र में क्या पूरी दुनिया में अगर कहा जाए तो शिक्षा का एक जीता जागता उदाहरण आई सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने स्वयं शिक्षित होकर फिर महिलाओं के लिए स्कूल का आरंभ किया उसके और एक साल के अंदर उन्होंने 5 स्कूलों की स्थापना करी। और इसमें उनका फातिमा शेख जी जो उनकी सहयोगी थी, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। आज तो हम इतनी सुविधाओं में हैं, तब हम इस कार्य को आगे कर पा रहे, पर सोचिए कि जब वो निकलती हैं और उनके ऊपर गोबर और कचरा फेंका जाता है, उसके बावजूद उन्होंने, और उस समय की तात्कालीन परिस्थिति जबकि महिलाओं का घर से जाना, शिक्षा तो बहुत दूर की बात थी, बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में, तो मैं तो सोचती हूँ कि वो समस्त महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है। हाँ बिल्कुल, इंस्पिरेशन है वो तो सबके लिए। जी, सरकार और समाज से आप महिला जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या अपेक्षा रखती हैं? समाज, देखिए गवर्नमेंट अपने तरफ से कई कार्य कर रही हैं, तो और मैंने बताया भी कि हमें संविधान में इतने सारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने जो संविधान लिखा उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की परेशानियों का समाधान लिखा है उसमें उन्होंने, तो उस आधार पे तो महिलाओं को आज बहुत। और अभी जो 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया है, तो उसमें तो अगर आपके घर में भी घरेलू हिंसा हो रही है, कार्य क्षेत्र की बात छोड़िए, घर में भी हो रही है, तो उसके लिए भी आप आवाज़ उठा सकते हैं।
पर अगर मैं समाज में देखती हूँ तो हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर पुरुषवादी मानसिकता व्याप्त है। और इस पुरुषवादी मानसिकता की सोच जो होती है उनमें थोड़ा सा स्त्री को अपने से नीचे या कमतर ही मानने की, तो ये इसमें थोड़ा सा हमें चेंज लाने की, मानसिकता में चेंज लाने की जरूरत है। जी, अभी आपने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, अब जैसे फिर वही वाली बात हो गई, जो शिक्षित है उनको इस बारे में पता है, लेकिन वहीं आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में चल जाएंगी, बहुत लोगों को ये बारे में नहीं पता हो और वो सहती हैं। जी जी जी, बिल्कुल सहती हो। तो क्या आपको सच में लगता है कि अभी भी महिला सशक्त है? आज के टाइम में जो महिलाएं वो सशक्त है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर हम सिर्फ घरेलू हिंसा को आधार ना माने, अगर हम उसे हटा दें तो ऐसे सशक्त हैं महिलाएं कुछ तौर पर मैंने चूंकि कहा कि ये पितृसत्तात्मक है। अगर आप महिला है तो महिला अगर नौकरी कर रही है तो महिला का नौकरी चलेगा, उसके पैसे चलेंगे, उसका काम चलेगा। पर महिला जब अपने निर्णय पे आती है तो वो निर्णय आपको नहीं चलते हैं। तो ये पुरुषवादी सोच है। हाँ। जी, बताएंगे आने वाले वर्षों में आपके जो आप कार्य क्षेत्र में आगे हैं, समाज और शिक्षा, इसमें आपका क्या है? अभी हम इसी पर काम करने वाले हैं कि महिलाओं के लिए, वैसे हमारा उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को नहीं है, हालांकि महिलाओं हमसे उनको तो लाभ मिलता ही है, पर हम उस हर ज़रूरतमंद बच्चे या बच्ची को समाहित करते हैं कि जिसे हमारी ज़रूरत है। तो मैंने हमारा हम लाइब्रेरी संचालित करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ई लाइब्रेरी है वो, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर नगर बुद्ध विहार उसके ऊपर है। तो वहाँ हमने कंप्यूटर और जितने डिजिटल साधनों का उपयोग है उसके आधार पर हम बच्चियों को वहाँ फ्री में क्लासेस चालू करें, ताकि वो वहाँ से अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें और अपने क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उससे लाभ लें। और हमारे जो हमें ये ना खुशी भी होती है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें बच्चे हमारे उतना ही हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा एक बच्चा अभी एनडी की तैयारी करे, एक बच्ची नीट की तैयारी करे। जबकि आप ऐसे आकलन करेंगे तो परिवार की स्थिति अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चे, जितने भी अगर हमारे आसपास ऐसे आप नज़र डालेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ तक सही तरीके से योजनाओं का पहुँचना, क्योंकि हम ठीक है हमारे लिए निःशुल्क है, पर हमें पुस्तक तो खरीदनी ही पड़ेगी ना। उस पुस्तक का पैसा कौन देगा हमको? हमें क्लासेस कोचिंग करनी ही पड़ेगी ना, उनका पैसा कौन देगा हमें? तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं और हम सोच रहे हैं, हम सब मिल के इसलिए प्रयास करते हैं सभी के सहयोग से कि उन तकलीफ़ों को दूर किया जाए। क्योंकि कई बच्चे सिर्फ फीस ना भरने की वजह से आगे की पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तब हम इस चीज़ का दुख, बहुत तकलीफ होता है जब उन बच्चों को देखो। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मतलब बेसिकली आप लोग का जो मुहिम है साक्षर से शिक्षित की ओर, जी जी, इसमें आप लोग सिर्फ बच्चियों नहीं, ऐसे बच्चे जिनका फाइनेंशियल नीड, बेसिक नीड ही नहीं है जिनके पास, तो एजुकेशन शिक्षा ही कहाँ से ले पाएंगे? जी जी। और आज के टाइम में जहाँ पे कोचिंग की फीस जहाँ हजारों पा रहे हैं, लाखों पा रहे हैं, तो आप लोग फ्री में एजुकेशन दे, बहुत अच्छी बात है ये। मतलब मेरे को तो लगता है कि ग्रामीण तो क्या, शहर में भी, जैसे हमारे बिलासपुर शहर में ही मगरपारा, तालापारा, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की जरूरत है, तो आप लोग फ्री में एजुकेशन दे रहे, अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात है, हम लोग बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जी जी जी, तो मैं उस चीज में वापस आपको लेकर आती हूँ कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहले अपने अंदर जो है विश्वास लाना पड़ेगा। विश्वास और साहस, और ये विश्वास और साहस परिवार के सपोर्ट से मिलता है, शिक्षा से मिलता है, आपके दोस्तों, आप जिन कैसे लोगों के साथ रहते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपको जैसे तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो भव,
अपना प्रकाश स्वयं बनिए। तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, बिना उसके आप कहेंगे कि कोई मैं मार खा रहा हूँ कोई दूसरा बचाने आए, तो ये नहीं हो सकता। आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ता है, तब आपको दूसरे लोग सहयोग करेंगे। पर आप उस अत्याचार को सह रही, या आपने कदम ही नहीं उठाया, या आपने अपनी बातें किसी को शेयर ही नहीं करी, तो व्यक्ति कैसे आपकी मदद करेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने में सक्षम, आप अपने अंदर जो वो है साहस, उसे जागृत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास जागृत कीजिए कि मैं कर सकती हूँ, कुछ तो कर सकते हैं। सही बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आज के समय में लड़कियों को और महिलाओं को खुद पे भरोसा रखना होना चाहिए कि मैं कर ले रही हूँ ना, हाँ, मुझे जी जी, जी जी। साहस जब तक रहेगा, खुद हाँ, का जब तक स्टैंड लेंगे तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो खुद के लिए जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता। मैं भी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी, और साथ में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे समाज को और हमारे द्वारा आप जनता को क्या संदेश, स्पेशली महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, जैसे कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं को एक दिन दिया गया है कि आप इस दिन आपका दिन है। हाँ, अच्छा। तो किसी एक दिन में महिलाओं को सम्मान देना या ये करना तो मेरे नज़र में उचित नहीं है, क्योंकि हम ये बना दिया गया कि आज आपका दिन है। क्यों भाई, एक ही दिन क्यों हमारा है? घट हम रहे, मर हम रहे, कर हम रहे, और हमको आपने कौन होते हैं जो आपने हमको एक दिन दे दिया? परिवार की नींव हम है, परिवार हम चला रहे, बाहर हम कर रहे, कमा कर भी हम ला रहे बच्चों का पालन, और आपने हमें एक दिन दिया। तो इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि हमारा एक दिन हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि महिलाओं का तो ऐसा है कि महिलाओं के बिना कोई दिन ना चले। सही बात है, महिलाओं के बिना भाई अगर रथ है उसके दो पहिए हैं, तो एक पहिया स्त्री है, एक पहिया पुरुष है। आप कैसे एक दिन देकर, हाँ ये हो सकता है कि आपने उस दिन महिला पर यही अगर सम्मान साल भर या जीवन भर महिलाओं के प्रति रखे, तो महिलाओं को सशक्त होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि महिलाएं एक ऐसी होती है कि वो 24 घंटे काम करती है, लेकिन जताती नहीं है कि वो काम कर रही है, और यही सारी चीज़ें हैं। और इसीलिए मैं भी कहना चाहूँगी कि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, सम्मान करते हैं, ये सारी चीज़ें पेपर अखबारों में ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर सम्मान आप दिल से करें तो शायद पूरे 365 डेज सम्मान कर सकते हैं दिल से, और महिला को फिर सशक्त होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो शिक्षित ना हो, वो अपने लिए खुद एक स्टैंड ले सकती है और आत्मनिर्भर हो सकती है। बिल्कुल। तो यह थी हमारी आज की मेहमान संघमित्रा जी, जो स्वयं एक सामान्य महिला है, लेकिन वह एक महान उद्देश्य को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। दरअसल नारी उत्थान की बहुमंजिल इमारत की नींव में पड़ी संघमित्रा जी जैसी एक एक ईंट ही उसे मजबूती देती है। हम कामना करते हैं कि संघमित्रा जी अपने उद्देश्यों में सफल हो। आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हमसे सार्थक बातचीत की, इसके लिए हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।